तीसरी क्लास है और बैंकों के राष्ट्रीयकरण से रिलेटेड और उसके सुधार से रिलेटेड है, लेकिन मैं इसमें आपको हिस्ट्री भी कराऊंगा और बैंकों से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा जो स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं, क्योंकि स्टैटिक भी आपकी अच्छी खासी 10 नंबर की सिलेबस के अंदर दी गई है। उसके साथ साथ हम करंट अफेयर भी इसके अंदर कर लेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो करंट अफेयर के बैंकों से रिलेटेड बनते हैं तो वो भी मैं इसी में करा दूंगा आपको। जैसे कि बैंकों को जानने के लिए यानी बैंकिंग व्यवस्था को जानने के लिए आपको जरूरी है बैंकों की टाइप पता होनी चाहिए, बैंक कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो ये क्लास सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, यदि आप अच्छे से इस क्लास को पढ़ोगे तो सभी एग्जामों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। देखिए बैंक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, अनुसूची बैंक और गैर अनुसूची बैंक। इन दोनों बैंकों को ही वाणिज्य बैंक कहा जाता है। वाणिज्य बैंक क्या होते हैं मैं अभी आपको करा दूंगा, नेक्स्ट मैंने इसके बारे में भी डिटेल रखी हुई है। अनुसूची बैंक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है आपका सार्वजनिक या व्यावसायिक बैंक, व्यवसायिक कह दिया, कमर्शियल बैंक कह दीजिए, या सार्वजनिक या राष्ट्रीयकृत बैंक भी आप इसको कह सकते हो। दूसरा होता है कृषक बैंक। अब कृषक बैंक कौन सा होता है, तो कृषक बैंक भारत में एक ही सबसे ज्यादा फेमस है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आपका नाबार्ड। तो नाबार्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इसकी डिटेल भी मैं आपको इस क्लास में संभव हुई, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूँगा, ज़्यादा लंबी क्लास आप देख नहीं पाओगे, बोर हो जाओगे और छोड़ के चले जाओगे। तो संभव हुई तो मैं इसी क्लास में करा दूंगा, नहीं तो नाबार्ड बैंक भी आपको इसी का एक पार्ट सेकंड पार्ट में मिलने वाला है। सार्वजनिक बैंकों की बात करेंगे तो इनकी कुछ कैटेगरी हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। क्वेश्चन कैटेगरी से ही बनता है, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से उस बैंक को सिलेक्ट करिए जो बैंक निजी बैंक है। जैसे यहाँ पर निजी बैंक आ जाएगा आपका HDFC और ICICI बैंक, ये दोनों के दोनों। उसके साथ साथ एक्सिस बैंक, काफ़ी सारे बैंक निजी क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। ग्रामीण बैंकों की बात करें तो ग्रामीण बैंक ये भी, हालांकि मैं आपको आगे डिटेल में बता दूंगा कौन से होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जान लीजिए इतना ही कि सर्व यूपी ग्रामीण बैंक जो है वो एक ग्रामीण बैंक के रूप में काम करता है, यानी ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड काम करता है। विदेशी बैंक, सिंपल सी बात है, विदेशी बैंक जो विदेशों की जो शाखाएं हैं वो भारत के अंदर खुली हुई हैं, वे विदेशी बैंक कहलाएंगे। पूर्ण रूप से संचालित हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ऐसा हो सकता है क्योंकि विदेशी बैंकों में भी राष्ट्रीयकृत हो सकता है, विदेशी बैंक राष्ट्रीयकृत हो सकते हैं सरकार की पूंजी। अब ये राष्ट्रीयकरण क्या होता है, क्योंकि मेन टॉपिक जो है आपका राष्ट्रीयकरण से ही है, तो मैं यहीं पर आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए राष्ट्रीयकृत बैंक वो बैंक होता है जिसके अंदर सरकार की पूंजी जो है अधिक होती है और निजी क्षेत्र की पूंजी कम होती है, और ये कह सकते हैं कम होती है या नहीं भी हो सकती, या बहुत नाम मात्र की होती है। सिंपल सी बात है, इसका एक फंडा है कि यदि 50% से ज्यादा पूंजी सरकार की है तो भाई वो बैंक कहलाएगा राष्ट्रीयकरण बैंक। यदि सरकार की पूंजी 50% से कम है तो वो किसी भी कैटेगरी का बैंक हो सकता है। तो इतनी चीजें आपने समझ ली, उम्मीद करता हूं चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। ध्यान से और आराम से पढ़िए, बहुत सारी चीजें मैंने इसके अंदर इंक्लूड की हैं, आपको वीडियो में पूरा मजा आने वाला है। वाणिज्य बैंकों की बात करें तो जो मैंने अभी आपको बताया था, ये दोनों के दोनों जो बैंक होते हैं, ये दोनों के दोनों बैंक वाणिज्य बैंक होते हैं। और वाणिज्य बैंक हम किसको कहते हैं, देखिए उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। वाणिज्य बैंक को हम कमर्शियल बैंक भी कहते हैं। अब ये बैंक कौन कौन से होते हैं, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये रखे हैं। देखिए अब सिंपल सी ये बात समझिए, जो जनता का पैसा जमा कर सकता है, जनता को लोन दे सकता है, जनता के और काम, सोशल अफेयर के भी काम कर रहे हैं आजकल तो जो बैंक हैं, ये सारे काम करते हैं, वो सब बैंक कहलाते हैं वाणिज्य बैंक। और जो ऐसा काम नहीं करते, यानी सीधे सीधे जनता का पैसा जमा नहीं करते, वो बैंक कहलाते हैं गैर वाणिज्य बैंक। अब इसमें कौन सी कैटेगरी होती है, देखिए आपने एक बैंक का नाम सुना होगा इंटरनेशनल लेवल पर, जितने भी काला बाजारी होती है यानी काला धन होता है वो स्विस बैंक के अंदर जमा होता है। नॉर्मल वो धन जमा करने का तो काम करता है, लेकिन ऋण देने का या और अन्य काम करने का, सामाजिक सोशल काम करने का, कार्य करने का वो काम नहीं करता, तो वो बैंक वाणिज्य बैंक नहीं कहलाता। उसी तरह सिडबी बैंक है, वो एक औद्योगिक बैंक है, वो वाणिज्य बैंक नहीं कहलाता। नॉर्मल लोग ना तो उससे कर्ज ले सकते हैं, ना वहां पर पैसा जमा कर सकते हैं।
तो वाणिज्य बैंक उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, वे बैंक जो जनता का पैसा जमा भी करते हैं, उनको लोन भी प्रोवाइड करते हैं और अन्य कार्यों में भी जनता के साथ भाग लेते हैं, वो ही वाणिज्य बैंक कहलाते हैं। तो ये मैंने बैंक मेंशन किए हैं। नॉर्मल से आपने यदि किसी बैंक के बारे में सुना होगा या जिसमें आपने पैसा जमा किया होगा, वो सभी बैंक वाणिज्य बैंक होते हैं। अब बैंकों के प्रकार जो मैंने यहां बताया था आपको, देखिए अनुसूची बैंक और गैर अनुसूची बैंक, ये दोनों के दोनों बैंकों की डिटेल हम पढ़ लेते हैं। अनुसूची बैंक किसे कहते हैं? देखिए इसका क्वेश्चन मार्क है कि आप अनुसूची बैंक किसे कह सकते हैं। तो अनुसूची बैंक जानने के लिए यानी इसकी कैटेगरी समझने के लिए आपको केवल ये 3 पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट है आरबीआई अधिनियम 1934। देखिए आरबीआई जो है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है, उसका जो गठन किया गया था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में किया गया था और इसके लिए अधिनियम आता है 1934 ईस्वी में। तो ये दोनों चीजें यहीं पर लिख लीजिए आप या रट लीजिए, क्योंकि आपको ये चीजें तो पता ही होनी चाहिए। अब इस अधिनियम में अनुसूचियां बनाई गई हैं, उसकी दूसरी अनुसूची जो है उसके अंदर जितने भी बैंक शामिल हैं वो सब कहलाएंगे अनुसूचित बैंक। अनुसूची 2 में शामिल होना जरूरी है अनुसूचित बैंकों को। दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए, निश्चित पूंजी का हिस्सा आरबीआई के पास जमा करना आवश्यक होता है। अब निश्चित पूंजी क्या होती है? मान लीजिए एक बैंक 1 करोड़ की पूंजी है बैंक के पास, उसका कुछ परसेंट बैंक को जमा करना होता है बाय सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए जरूरी जमा करना होता है, फॉर सिक्योरिटी जमा करना होता है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाए, बैंक भाग ना जाए, या कुछ कंडीशन ऐसी बनाई गई है, कुछ नियम ऐसे बनाए गए हैं, क्योंकि अनुसूची 2 में नियम बनाया गया है कि कुछ परसेंट बैंक के पास रखना आवश्यक है। तो 1 करोड़ का अभी वर्तमान में बात करूं तो ये 4.5 के समथिंग है, इतने परसेंट पैसा आरबीआई के पास रखना आवश्यक है। आरबीआई से ऋण प्राप्त करने का अधिकार है। बाय कंडीशन ऐसी होती है, देखिए जब बैंक के पास पैसा नहीं होता, कई बार ऐसा होता है काफी ज्यादा लोन दे दिए जाते हैं, मार्केट बैंक के पास पैसा नहीं होता, इमरजेंसी पड़ जाती है, जैसे लॉकडाउन था तो उस समय पैसे का लेन देन कम हुआ, और लेकिन मतलब कि ये कैसे जमा कम हुई है पैसे के अंदर, लेना जो था वो तो ज्यादा चलता रहा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वे आरबीआई से पैसे उधार ले सकते हैं अनुसूचित बैंक। लेकिन गैर अनुसूचित बैंक जो हैं ये ज्यादातर सरकारी बैंक होते हैं। सरकारी बैंक है, सिक्योरिटी रखने की आवश्यकता तो इन्हें नहीं है, इसलिए ये आरबीआई के पास पूंजी जमा करने के लिए बाध्य नहीं होते। ये छोटे स्तर पर यानी कि राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर या प्राइमरी स्तर पर ही कार्य करते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ऋण की बात करें, क्योंकि सिक्योरिटी जमा नहीं करते और वैसे भी इनकी कंडीशन इतनी खराब नहीं होती, इसलिए इनके ये हैं आरबीआई से आर्थिक सहायता के रूप में ऋण नहीं लेते। विशेष परिस्थिति में ही ऋण लेते हैं, लेकिन वैसे ज्यादा ऋण नहीं लेते। कोई विशेष, जैसे अभी मैंने बताया आपको, लॉकडाउन की स्थिति में हो सकता था कि विशेष परिस्थिति में ऋण मिल जाए इनको आरबीआई से, लेकिन वैसे इनको ऋण नहीं मिलता, क्योंकि सिक्योरिटी के रूप में पैसा नहीं जमा करते, तो इसलिए ऋण भी इनको प्रोवाइड नहीं होता। आगे बात करते हैं बैंकों के प्रकार। देखिए मैंने यहां समझाया था आपको बैंकों के प्रकार, इसमें मैंने सार्वजनिक या व्यावसायिक ये समझाया था, निजी, ग्रामीण और कृषि, इनके बारे में समझाया, तो इनको यहां पर कवर करते हैं। सबसे पहले सार्वजनिक बैंक के बारे में जान लेते हैं। सार्वजनिक बैंक क्या होते हैं? बैंकों का स्वामित्व तो सरकार के अधीन होता है। मैंने अभी आपको बताया था 50% से अधिक पूंजी यदि सरकार की है और निजी क्षेत्र की पूंजी कम या नाममात्र के बराबर या बिल्कुल भी नहीं है, वो सार्वजनिक बैंक कहलाएगा। इन बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंक भी कहा जाता है। वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। आपसे एग्जाम में एक बार ऐसे भी पूछा गया क्वेश्चन, 11 दे दिया गया और 12 ऑप्शन में ही नहीं था, तब आप 11 भी लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो? क्योंकि एसबीआई को सरकारी बैंक कहा जाता है, इसको राष्ट्रीयकृत बैंक के दर्जे में नहीं रखा जाता। हालांकि इसको मिलाकर टोटल 12 बैंक हो जाते हैं। तो क्वेश्चन एसएससी वगैरह ही बनाता है इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि उनके क्वेश्चन का कोई ये नहीं कह सकते, टाइप नहीं होती उन क्वेश्चनों की। पीएनबी हो गया। तो इतने कुल मिलाकर हमारे पास राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। और मैंने आपको राष्ट्रीयकृत बैंक बता ही दिए हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक होते क्या हैं? जिनके पास पूंजी जो है ना 50% से अधिक पूंजी सरकार की होती है, वो बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक बैंक होते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बात करें, यह अनुसूचित वाणिज्य बैंक राज्यों में, अनुसूचित तो होंगे ही, मैंने अभी बताया ही आपको, अनुसूचित बैंक तो होंगे ही होंगे।
देखिए, वाणिज्य बैंक राज्य क्षेत्रों पर यानी छोटे स्तर पर, कहाँ, ग्रामीण क्षेत्रों पर काम करने वाले, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है, बस कैटेगरी में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कैटेगरी से ही क्वेश्चन बनाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक में दिया होगा एसबीआई, पीएनबी और भूमि बंधन बैंक, या आपका एचडीएफसी बैंक दे देगा, तो फिर उसमें क्या पूछेगा आपसे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है। तो भूमि बंधन बैंक जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक ये भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक जो किसानों को छोटे मोटे लोन प्रोवाइड कराते हैं, तो ये कोऑपरेटिव बैंक वे हो जाएंगे। तीसरी की बात करें तो निजी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के वे होंगे, सरकार की पूंजी तो इसके अंदर होगी ही नहीं होगी, यानी कि इसको प्राइवेट बैंक कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप क्या क्या देख सकते हो इसमें, देखिए एक्सिस बैंक हो जाएगा, एचडीएफसी बैंक हो जाएगा, फेडरल बैंक हो जाएगा, ये बैंक निजी क्षेत्र के बैंक हैं। सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति या किसी समूह द्वारा जो चलाए जाते हैं वही निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं, इसमें ज्यादा आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल सभी समझ जाएंगे। प्राइवेट बैंक जो किसी पर्सनल व्यक्ति के द्वारा चला गया हो, किसी पर्सनल समूह के द्वारा, किसी कमेटी के द्वारा चला गया, संस्था के द्वारा चलाया गया हो। औद्योगिक बैंकों की बात करेंगे तो ये औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ही काम करते हैं, नॉर्मल व्यक्ति यहाँ से ना तो लोन ले सकते हैं, ना पैसा ले सकते हैं, ना अपना पैसा जमा कर सकते हैं। तो औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, बस इतना ही। इसके अंदर आ जाएगा आईडीबीआई बैंक हो जाएगा और सिडबी बैंक हो जाएगा, ये दोनों ही छोटे उद्योग और दोनों नहीं, एक छोटे उद्योग के लिए काम करता है और एक बड़े उद्योगों के लिए। यहाँ पर जैसा आप जियो वगैरह देखते हो, इनके लिए जो काम करते हैं, इनके पैसे का लेन देन इन्हीं बैंकों से होता है। जियो, टाटा, ये बड़ी बड़ी फर्म जो होती हैं, कोई मील होता है, उनके जो करोड़ों का टर्नओवर प्रतिदिन का होता है, उसके लिए लेन देन औद्योगिक बैंक ही करते हैं। विदेशी बैंकों की बात करें तो विदेशी बैंक जो हैं ये वे बैंक होते हैं जो विदेशों द्वारा भारत के अंदर संचालित किए जाते हैं, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ टोक्यो लिमिटेड, सिटी बैंक। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादातर यही पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी बैंक है या नहीं है। तो सिटी बैंक को ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होता है देखते ही। ड्यूस बैंक, तो ये भी आपका विदेशी बैंक हो जाएगा। कुछ रखे हैं मैंने, ज्यादा नहीं रखे, बस इतना पता होना चाहिए कि जो बैंक विदेशों द्वारा भारत के अंदर संचालित किए जाते हैं या उनके द्वारा चलाए जाते हैं, वे ही बैंक विदेशी बैंक होते हैं। आगे बात करते हैं इतिहास की। बैंकों का इतिहास जो आपको पता होना चाहिए, ब्रिटिश काल से, मैं इसे 3 कैटेगरी में बांट देता हूं। देखिए, एक कैटेगरी है आपकी ब्रिटिश काल से लेकर स्वतंत्रता तक, यानी 1947 तक। उसके बाद 1947 से लेकर 1991 में आर्थिक सुधार तक, और 1991 से लेकर अब तक की ये 3 कैटेगरी में आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रह जाएगा। इन तीनों को अलग अलग से पढ़िए, आपकी बहुत आसानी हो जाएगी बैंकों को समझने में। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, हालांकि टॉपिक इससे जुड़ा हुआ ही है बैंकों से। एग्जाम में राष्ट्रीयकरण पूछा गया है, लेकिन राष्ट्रीयकरण तभी पता होगा आपको जब इसकी हिस्ट्री पता होगी। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ब्रिटिश काल से लेकर स्वतंत्रता तक। ब्रिटिश काल से लेकर स्वतंत्रता तक जानने के लिए सबसे पहला जो बैंक जो अंग्रेजों के द्वारा खोला गया था, उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। दरअसल ब्रिटिशों को ये बैंक खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ब्रिटिश का सीधा सा फंडा एक था कि भारतीय पैसे को किस तरह से, किस वे में इंग्लैंड तक पहुंचाया जा सके। तो उसका सीधा सा सोल्यूशन ये था कि बैंक खोल लिया जाए, उसमें पैसा जमा करा जाए और उसको सीधा सीधे रूप में कहां ले जाया जाए, इंग्लैंड तक ले जाए। तो भारतीय पैसों को लूटने के लिए ये बैंक खोला गया था, और भारत के अंदर सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो 1970 में खोला गया था और 1806 ईस्वी में इसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक जो हैं, देखिए 3 प्रेसिडेंसी का गठन हुआ था, जिसमें मुंबई प्रेसिडेंसी आ जाएगी, बंगाल प्रेसिडेंसी आ जाएगी, और कोलकाता प्रेसिडेंसी जो है, कोलकाता प्रेसिडेंसी आ जाएगी, और फिर मद्रास प्रेसिडेंसी आ जाएगी। इसी में उच्च न्यायालयों का भी गठन होता है और इसी में बैंकों का भी गठन होता है। सबसे पहले बंगाल का आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, 1806 ईस्वी में 1806 ईस्वी में है, और बॉम्बे का जो है 1840 ईस्वी में है, और बैंक ऑफ मद्रास का 1843 ईस्वी में है। तो 40, 43 और 1806 ईस्वी में, इन तीनों ईस्वी में ही इन 3 प्रेसिडेंसियों का गठन किया गया, जिसमें बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, इनका गठन। तो 3 प्रेसिडेंसी बैंकों का तो आपको पता ही होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको क्या क्या चीजें और पता होनी चाहिए इस टाइम पीरियड में,
ब्रिटिश काल से लेकर स्वतंत्रता तक के समय में जब आपको चीजें पता होनी चाहिए, तो इलाहाबाद बैंक का गठन पता होना चाहिए। इसका गठन किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी 1865 ईस्वी में। वर्तमान में भारत का सबसे पुराना बैंक, हालांकि इसको मर्ज कर दिया गया है, आगे मैं आपको समझाऊंगा, इसको मर्ज करके रख दिया गया है इंडियन बैंक के अंदर। तो अभी ये इंडियन बैंक कहलाता है। यूनियन बैंक और इलाहाबाद बैंक दोनों को इंडियन बैंक में रखा गया है। अवध कमर्शियल बैंक 1881 ईस्वी में भारतीयों द्वारा संचालित भारत का पहला बैंक, जिसको 1958 ईस्वी में बंद कर दिया गया। तो भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक 1881 ईस्वी में, नाम हो जाएगा अवध कमर्शियल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की बात करेंगे तो 1894 ईस्वी में भारतीय पद्धति से चलने वाला पहला बैंक। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। ये भारतीयों द्वारा संचालित हुआ था, हालांकि अंग्रेजी पद्धति से चलता था। ये भारतीय पद्धति से चलने वाला पहला बैंक पंजाब नेशनल, जो अभी भी है, और ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे। मैंने कुछ बैंक रखे हैं जिसमें मैं SBI भी कराऊंगा आपको, सिडबी भी कराऊंगा, पंजाब नेशनल बैंक, RBI, इंटरनेशनल बैंक में आपके ये हो जाएंगे, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सारे के सारे मैंने, हालांकि इस वीडियो में संभव हुआ तो करा दूंगा, नहीं तो अगली वीडियो में, टाइम ज्यादा ना लगा तो इस वीडियो में। बस आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। बैंक ऑफ इंडिया 1906 ईस्वी में, इसे आपको याद करने की इतनी खास आवश्यकता नहीं। देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा, देख सकते हो, इसमें इंपोर्टेंट हो सकता है ये आपका, लेकिन इन्हें ज्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस ये विशेषता है, वर्तमान में सबसे पुराना, अवध कमर्शियल भारतीय द्वारा संचालित, पंजाब नेशनल भारतीय पद्धति से चलने वाला, 1894 ईस्वी। 1917 से लेकर 1923 तक का जो समय रहा है भारतीय बैंकिंग के लिए काफी संकट का समय रहा है। कभी भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, हालांकि इससे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं कम है, लेकिन यहाँ एक बड़ी घटना हो जाती है इसी बीच में। कारण रहा है ये आर्थिक संकट, जो बैंकिंग संकट रहा है, इसी के कारण 3 प्रेसिडेंसी बैंक देखिए, जो मैंने अभी यहां कराए थे ना आपको, ये वाले, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज किया जाता है। ये मैंने यहां पर मेंशन किए हैं। तीनों को मर्ज कर 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया जाता है। तो दूसरा, इस वाले जो मैं अभी स्लाइड करा रहा हूं, इस स्लाइड से दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपीरियल बैंक का गठन कब हुआ? 1921 ईस्वी में। और किनको मर्ज किया गया था? बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी बैंकों को एक जगह मर्ज करके एक बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको अब आप SBI के रूप में जानते हो। यहीं पर दूसरी बड़ी घटना हो जाती है। ये वाली घटना नहीं कह सकते, ये बहुत अच्छी सिचुएशन रही है भारतीय बैंकिंग के लिए। RBI का गठन होता है 1 अप्रैल 1935 को, जिसको हम केंद्रीय बैंक कहते हैं। बैंकों का बैंक कहिए, केंद्रीय बैंक कहिए, या ये कहें कि बैंकों का पिता किसको कहा जाता है, तो RBI बैंक को कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आ जाएगा 1947 से लेकर 1991 तक की अर्थव्यवस्था। 1947 से लेकर 1991 तक की अर्थव्यवस्था में आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए, ये चीजें समझ लीजिए। देखिए, 1 जनवरी 1949 ईस्वी को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। अभी मैंने आपको पढ़ाया, देखिए RBI का गठन होता है 1935 में। अधिनियम कौन सा होता है? RBI एक्ट। एक्ट आता है 1934 ईस्वी में और गठन किया जाता है 1935 ईस्वी में। लेकिन राष्ट्रीयकरण मैंने अभी आपको समझाया था, 50% से ज्यादा पूंजी किसकी होगी? सरकार की। तो 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक, जो मैंने यहां कराया था आपको, इंपीरियल बैंक, ये वाला इंपीरियल बैंक जो है, जिसका गठन 1921 ईस्वी में होता है, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को मिलाकर, इसको बाद में नाम दे दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किससे बनता है? इंपीरियल बैंक से। कब बनता है? तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। श्रीमती इंदिरा गांधी का ये पॉइंट मैंने आपको पहले पंचवर्षीय योजना में पढ़ा चुका हूं। तो पंचवर्षीय योजना आपने नहीं देखी, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। योजना थी चौथी पंचवर्षीय योजना में। 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 15 अप्रैल 1980 को, और योजना थी छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना में 6 बड़े बैंक और
चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और राष्ट्रीयकरण का अर्थ मैंने हालांकि आपको बता दिया, लेकिन समझ लीजिए, संपत्ति का संचालन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता हो, और जी देश के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या वर्तमान में 12 है, ये भी मैंने आपको करा दिया। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर समझने के लिए, आगे बात करते हैं। 1919 से लेकर 1920 तक निम्नलिखित जो 10 बड़े बैंकों का विलय हुआ था, और ये किस रूप में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है राष्ट्रीयकरण। समझिए, थोड़ा सा समझने कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, 1919 ऐसा हो रहा था, तो ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। आपने समझना है, राष्ट्रीयकरण पूछा है और उनसे संबंधित तथ्य पूछे, तो राष्ट्रीयकरण का ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि इससे पहले जो मैंने ये राष्ट्रीयकरण कराया है आपको, यहां से नहीं बनेगा आपको पॉइंट, बनेगा तो करंट का ही बनेगा, जो थोड़े दिन पहले हुआ है 1919 1920। देना बैंक और विजय बैंक को विलय किया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, जो मैंने आपको बताया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा का आप सन देख सकते हैं याद करने का। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज किया गया। सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक में रखा गया था, इसको मर्ज करके इसमें कर दिया गया था। इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक को मैंने बताया, इन दोनों बैंकों को इंडियन बैंक में मर्ज किया गया। आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक, इन दोनों बैंकों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज किया गया। तो ये पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप इनको अच्छे से रट लीजिए, ट्रिक वगैरह इनकी कुछ नहीं होती, आप बस 2-3 बार अच्छे से रटिए तो आपको पता लग जाएगा। आगे बात करते हैं 1991 से लेकर अब तक। 1991 जिसको आप आर्थिक सुधार के रूप में जानते हो, और नहीं भी जानते तो जान लीजिए, भारत के अंदर सबसे क्रिटिकल सिचुएशन आई थी अर्थव्यवस्था में, जो आधुनिक ये कहें कि आजादी के बाद भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व अकाउंट था केवल 7 दिन का बचा था, और इसमें अर्थव्यवस्था इनकी भारत की ऐसी हो गई थी जैसे आप वर्तमान में देख रहे हो श्रीलंका की स्थिति है, जहां पर काफी चीजें महंगी हो चुकी हैं। हालांकि इतनी कंडीशन खराब नहीं हुई थी भारत की, लेकिन अर्थव्यवस्था काफी डाउन हो गई थी, और इसी में आर्थिक सुधार नीति स्टार्ट होती है। ये पॉइंट शायद ही आपसे पूछे जाएं, लेकिन पता होना चाहिए आर्थिक सुधार नीति के बाद जो अर्थव्यवस्था स्टार्ट होती है तो उसमें किस किस चीज को फोकस किया गया। अभी देखिए, बैंकों के थ्रू कृषि को फोकस किया जाता है, लघु उद्योगों को फोकस किया जाता है, छोटे व्यापारियों पर जोर दिया जाता है, आम लोगों को बैंकिंग व्यवस्था जो जनधन योजना है, जनधन योजना, इसके तहत आम लोगों को बैंकिंग से जोड़ा जाता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये मैंने आपको कराया ही है, अभी 2019 और 2020 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो यही आर्थिक सुधार के रूप में कार्य किए गए हैं। 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ सकते हैं, ये पंजाब नेशनल बैंक में इसका विलय किया गया। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना आपको देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना पॉइंट समझना है आपको। एचडीएफसी बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर का सबसे अच्छा बैंक माना जाता है भारत के अंदर। नंबर 1 बैंक कौन सा है? एचडीएफसी, और दूसरे नंबर पर आईसीआईसीआई बैंक आ जाएगा। उसके बाद आपको ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए, 19 नवंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक, इसकी स्थापना की गई। तो भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब होती है? जो टोटली महिलाओं द्वारा संचालित है, 2013 में होती है। पेमेंट बैंक, जैसे आपने देखा होगा एयरटेल पेमेंट बैंक के रूप में काम कर रहे हैं। अब तो काफी सारे पेमेंट बैंक बन चुके हैं, लेकिन सबसे पहला जो बैंक था ये आपको पता होना चाहिए, ये बैंक था आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। 2016 में सबसे पहला पेमेंट बैंक आता है। नरसिम्हन समिति, बैंकिंग सुधार के लिए ये समिति गठन की गई थी, और इसीलिए इनको बैंकिंग का पितामह कहा जाता है। बैंकों का पितामह या बैंकिंग का पितामह, भारतीय बैंकिंग का पितामह नरसिम्हन जी को कहा जाता है। 1991 में इनकी समिति गठित होती है, और ये 1998 में अपनी रिपोर्ट सौंपती है। किसके लिए आई थी? उदारीकरण और निजीकरण के लिए। निजीकरण क्या है? बैंकों का प्राइवेट सेक्टर में आनी चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर में बैंक क्या है, ज्यादातर बैंक सरकारी खुल रहे थे। सरकारी में देखिए 14 बड़े बैंकों का और 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं पिछड़ रहा था, तो निजी क्षेत्र में मतलब कि प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यही इन्होंने सिफारिश की थी। उदारीकरण किया जाना चाहिए, उदारीकरण मतलब कि ज्यादा नियम कानून नहीं बनाने चाहिए,
बैंकिंग के नियम जो होने चाहिए, जो आम लोगों तक आराम से पहुंच जाएं, सहूलियत हो, वो नियम बनाए गए थे इसके अंदर। बैंकिंग क्षेत्र छोड़िए, इसको अधिक प्रभावी बनाने के लिए समिति, तो सिंपल सी बात है, नरसिम्हन समिति का गठन 1991 ईस्वी में किया गया था और जी 1998 ईस्वी में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। भारतीय बैंकिंग का पितामह कहा जाता है। उदारीकरण और निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। और एक ही अधिनियम आपको याद होना चाहिए, एक्ट याद होना चाहिए, एक्ट 1949 बैंकिंग नियमन अधिनियम, इसमें संशोधन किया गया 1965 में। आपको जरूरत नहीं है संशोधन की, केवल इतना पता होना चाहिए बैंकिंग नियामक अधिनियम कब आया था, 1949 ईस्वी। आगे बात करते हैं तो कुछ ये प्रमुख बैंक हैं जिनको मैं आपको कराने वाला हूं इस वीडियो में। शायद एक ही बैंक हो पाएगा, आरबीआई, क्योंकि ये बहुत बड़ा, मतलब इसका सिलेबस काफी बड़ा है जो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं कुछ करंट की चीजें भी कराऊंगा इसमें, और इसकी मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह ये चीजें जो होती हैं वो भी कराऊंगा। मुद्राएं, टकसाल वगैरह और जो पैसे होते हैं उसके बारे में मैं कराऊंगा। तो आरबीआई की बात करें, भारत का बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना मैंने आपको पढ़ाई दी, अब तक तो याद भी होगी आपके। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था और एक्ट था इसके लिए 1934, यहां पर मेंशन किया है, देखिए ये रहा। अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, गठन किया गया। और केंद्रीय कार्यालय जो है इसका सबसे पहला कोलकाता में स्थापित किया गया, लेकिन 1937 ईस्वी में इसको मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में इसका जो मुख्यालय मिलने वाला है मुंबई में। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया और 49 में ही देखिए आपको मैंने अभी ये पढ़ाया, यहाँ पे ये बैंकिंग नियमन अधिनियम आता है। तो दोनों चीजें यहां जोड़ लीजिए, जितना जोड़ के पढ़ोगे उतना आपका आसान हो जाएगा याद करना। प्रतीक है ताड़ का पेड़ और बाघ। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक कह सकते हो, बैंकों का बैंक कह सकते हो, बैंकों का पिता कह सकते हो इसी बैंक को। आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष होता है, यानी कि पूरे साल का जो वित्तीय वर्ष कहलाता है, जैसे आपने सुना होगा बैंकों का वित्तीय वर्ष 31 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक होता है और ये 31 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। तो आरबीआई का वित्तीय वर्ष जुलाई से लेकर जून तक और बैंकों का वित्तीय वर्ष 31 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में देखिए आरबीआई का जो शेड्यूल बनाया गया है उसके अंदर एक गवर्नर आवश्यक है और उसके साथ साथ 4 सहायक गवर्नर, जिसको उप गवर्नर के रूप में भी कह सकते हो। इनका जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष के लिए इनको मतलब कार्य दिया जाता है और हो सकता है इनका कार्य बढ़ा भी दिया जाए उसी टाइम पीरियड में, जब जैसे अभी हाल फिलहाल में ये शक्तिकांत दास जी हैं जो ये हैं, ये 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं और इनका 2021 में कार्यकाल जो है खत्म होना था। 2018 में जो इनको इस पद पर बैठाया गया था और 21 में खत्म होना था, लेकिन इसको थोड़ा सा 21 में नहीं 22 में इनका खत्म होना था और इसको 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, मैं केवल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं कि इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। वैसे कार्यकाल नॉर्मली 4 वर्ष का ही होता है इनका। और वर्तमान में जो गवर्नर हैं हमारे वे हैं शक्तिकांत दास जी, 25वें नंबर के हैं। उप गवर्नरों की बात करें तो उप गवर्नर जो हैं ये 4 हैं, महेश कुमार जैन हैं, MD महापात्रा हैं, M राजेश राव हैं और T रविशंकर। इनका 2021 में इस पद पर नियुक्त किए गए हैं इनको। तो आपसे ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उप गवर्नर से, तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में उप गवर्नर है या नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। कार्यों की बात करते हैं। आरबीआई के जो कार्य हैं, बैंकों के पास सभी मूल्य के नोटों का निर्गम करने का अधिकार है। इसमें टकसाल बनाई जाती हैं और टकसाल भारत में कहां कहां बनाई जाती हैं ये बस आपको पता होना चाहिए। आपसे प्लेस पूछता है निम्नलिखित में से टकसाल कहां पर छापी जाती है। टकसाल कहा जाता है सिक्कों को। देखिए मुंबई, कोलकाता, चेरापल्ली यानी कि हैदराबाद और नोएडा, इन 4 जगह बैंक प्रेस नोट देवास मध्य प्रदेश के अंदर है। सिक्योरिटी कागज मिल जो है वो होशंगाबाद मध्य प्रदेश के अंदर है। सुरक्षा प्रकाशन मिल ये आपको हैदराबाद के। तो 3 पॉइंट ये याद रखने हैं, कभी भी नोटों से पूछ ले जाते हैं। बैंक प्रेस नोट सबसे ज्यादा पूछी जाती है, हालांकि काफी कॉमन सा क्वेश्चन हो गया तो, लेकिन फिर भी एग्जाम के अंदर कभी भी पूछी जा सकती है। आगे बात करें तो मौद्रिक नीति, जिसको आप साख नीति और नहीं कह सकते, इसको साख नीति कहेंगे आप।
मॉनेटरी पॉलिसी या एंड क्रेडिट पॉलिसी जो जारी की जाती है ये आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। और मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं? मुद्रास्फीति या मंदी को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना, विनियमन दर को संतुलित करना, ये मॉनेटरी पॉलिसी के आपके मतलब उद्देश्य होते हैं। आपसे क्वेश्चन यहां से यदि बनाया जाएगा, आप समझ लीजिए, थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस ही क्वेश्चन बन सकता है। आपको 4 स्टेटमेंट दी होंगी, उसमें पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन सा मौद्रिक नीति का कार्य है या उद्देश्य नहीं है। तो ये 4 उद्देश्य हैं, 3 उद्देश्य हैं जो आपको पता होना चाहिए। मौद्रिक नीति जो समिति है इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये आरबीआई के गवर्नर होते हैं। तो वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं, ये इसके अध्यक्ष होंगे। उसके साथ साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके अंदर 6 सदस्य होते हैं। 3 तो जो सदस्य होते हैं भारत सरकार, जैसे अभी भाजपा है तो इसके होंगे 3 सदस्य, और 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं। समिति का सबसे पहले जो गठन किया गया था, हालांकि इससे पहले मॉनेटरी पॉलिसी नहीं हुआ करती थी, समिति जो है इसके लिए गठित की गई थी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, ये 2016 में सबसे पहले गठित की गई थी। बस इतने पॉइंट आपको पता होने चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी के लिए करंट का डाटा है जो मैं आपको कराने वाला हूं, और कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। पिछली बार पैट में क्वेश्चन बना ही था मुद्रास्फीति थे, तो इस बार भी बन सकता है। तो चीजों को समझ लीजिए आप अच्छे से। आरबीआई की साख या मुद्रा नियंत्रण, जिसको आप मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हो, इसके अंदर 2 फैक्ट होते हैं। देखिए, मुद्रास्फीति और मंदी। मुद्रास्फीति कहा जाता है महंगाई, और महंगाई को देखिए अर्थशास्त्र में अलग अलग तरह से, कई बार ऐसे भी महंगाई बढ़ जाती है, पैसे की अधिकता, मार्केट के अंदर ज्यादा पैसा हो जाता है। एक व्यक्ति के पास कई 100 करोड़ रुपए हैं तो वो लाख रुपए की चाय पीने लग जाता है। तो ऐसे भी कह सकते हो, नॉर्मल वैसे भी कहा जा सकता है कि महंगाई बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इन्हीं चीजों को नियंत्रित करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाती है, जिसमें रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, बैंक दर और नगद आरक्षण अनुपात, जिसको कैश रिजर्व रेशो बोलते हो आप, ये 4 पॉइंट ही आपको समझने की आवश्यकता है, बाकी आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। रिपो रेट क्या होती है? रिपो रेट देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं। एक तरफ है बैंक, बैंक है, और दूसरी तरफ है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब बैंक जो है आरबीआई से लोन लेगा तो उसको कहेंगे रिपो रेट। भाई कोई कर्ज लेना है, किसी बैंक को कर्ज लेना है, पैसा लेना है, तो वो किस रेट पर लेगा? तो रिपो रेट की दर पर लेगा। आरबीआई जब, जो आरबीआई है, आरबीआई वैसे पैसा नहीं लेता, लेकिन मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, पैसे की अधिकता को कम करने के लिए, बैंक जब आरबीआई के पास पैसा रखेगा उसको कहा जाता है रिवर्स रिपो रेट। बैंक से पैसा लिया जाएगा, आरबीआई से पैसा बैंकों के द्वारा लिया जाएगा, रिपो रेट। और बैंक जब आरबीआई के पास पैसा रखेगा, अपना पैसा खुद रखेगा, उसके पास कर्ज नहीं लेगा, तब कहा जाएगा रिवर्स रिपो रेट। अब बैंक दर क्या होती है? दरअसल बैंक दर जो होती है, बैंक दर भी एक कर्ज के रूप में ही होती है, और ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है, 1 दिन 2 दिन या हफ्ते, बस इतने के लिए होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। होता एक कर्ज ही है, ऐसे रिपो रेट की तरह ही एक कर्ज होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए जाता है, 1 दिन या 2 दिन। कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है बैंक के पास पैसा नहीं होता तो वो 1 दिन या 2 दिन के लिए पैसा उधार ले लेता है आरबीआई से, तो वही होती है बैंक दर। नगद आरक्षण अनुपात, कैश रिजर्व रेशो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में। देखिए ये क्या होता है, किसी भी बैंक को जितनी भी उसकी इनकम है या जितना भी उसका टर्नओवर है, जितना भी उसके पास पैसा है, उस पैसे का कुछ अनुपात आरबीआई के पास रखना होता है। देखिए यहाँ बैंक है, बैंक कुछ अनुपात जब आरबीआई के पास रिजर्व सिक्योरिटी के रूप में रखेगा, वही होता है नगद आरक्षण अनुपात। वर्तमान में इसकी बात करें तो ये आ जाएगी 5.4। अप्रैल महीने की है, आपको पता होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी वर्ष में 6 बार आती है, 6 बार। तो अभी अप्रैल की ही पूछी जा सकती है, हाल फिलहाल की करंट अफेयर में आपकी, इससे ज्यादा डीप नहीं पूछेगा। अब सितंबर के लास्ट में लागू होने वाली है ये पॉलिसी। उसके बाद बात करें रिवर्स रिपो रेट की, तो रिवर्स रिपो रेट हो जाएगी 3.35। बैंक दर की बात करें तो बैंक दर हो जाएगी आपकी 5.1 हो जाएगी। और नगद आरक्षित अनुपात जो है ये हो जाएगा आपका 4.5। तो ये करंट का डाटा है जो आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं आरबीआई के गवर्नरों से।
आरबीआई के गवर्नरों से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आज तक बन चुके हैं, ये बेसिक डिटेल है जो पता ही होनी चाहिए आपको। गवर्नर, प्रथम गवर्नर की बात करें तो सर ओ स्मिथ के रूप में जाने जाते हैं, ऑर्सबर्न स्मिथ के रूप में जाने जाते हैं। सबसे पहले जो बने थे आरबीआई के 1935 ईस्वी में। प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख हैं। वर्ष 1952 ईस्वी में सीडी देशमुख संसद के अंदर, संसद के समक्ष प्रथम बजट प्रस्तुत पेश किया था। अब देखिए क्या है, नॉर्मल सी बात है, 1952 में जब संसद का सत्र स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद, तब के बजट की बात हुई है सीडी देशमुख के बारे में। सर बनेगल रामा राव, ये वो व्यक्ति हैं जो आरबीआई के गवर्नर पद पर रहने वाले सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है, बनेगल रामा राव का। 1 जुलाई, ये सन आपसे नहीं पूछा जाएगा, स्किप कर देना, बस नॉर्मल आपसे पूछा जाएगा सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, सर बनेगल रामा राव का। देखिए प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी रहे हैं वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और 1982 से लेकर 1985 तक रहे हैं। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल इनका होता है 65 वर्ष की आयु तक, ज्यादा से ज्यादा 65 वर्ष की आयु, और 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। मैंने आपको बताया 4 वर्ष का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक, इनका तो ये कार्यकाल नहीं पूछा जाता। मुद्रा से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो स्टैटिक बेस आपके एग्जाम के अंदर बन जाते हैं। भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन 1861 ईस्वी में स्टार्ट होता है। विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन जो होता है चीन में होता है। 1 रुपये का जो चिन्ह तैयार किया गया था डी उदय, तो याद रखना। 1 रुपये के मुद्रा नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव, और पहली महिला वित्त सचिव जिन्होंने 1 रुपये के नोट पर सिग्नेचर किए थे वो थी सुषमा नाथ। अन्य सभी नोटों की बात करते हैं तो इस पर आरबीआई यानी कि 1 रुपये को छोड़कर आगे जितने भी होते हैं 2 से लेकर 2000 रुपए तक के नोट, इन सभी पर सिग्नेचर आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। महात्मा गांधी के चित्रित मुद्रित नोट जो सबसे पहले प्रकाशित हुए थे 1996 में हुए थे। सभी मुद्रा नोटों पर देखिए 17 भाषाएं लिखी होती हैं। जो हमारे नोट हैं, मुद्रित नोट हैं, उन पर जो कागज के नोट होते हैं उन पर 17 भाषाएं अंकित होती हैं। तो आज की वीडियो में हमने आरबीआई जो मैंने ग्रीन किया है ये तो पढ़ लिया, लंबी क्लास हो गई है, तो अगली में ये सारे पॉइंट एक ही वीडियो में करा दूंगा 10 के 10। इसके अंदर नाबार्ड लिखा हुआ है और उसके साथ साथ सिडबी वगैरह नहीं है तो वो भी मैं इसी के अंदर करा दूंगा। सिडबी वगैरह जितने भी बैंक हैं और उनके काम क्या है, कब उनका गठन हुआ है, छोटे छोटे से पॉइंट है। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, इसमें ज़्यादा आपकी वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ तक आए हो तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसी पर आपको मिलने वाला है हमारे इस क्लास का पीडीएफ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि उसी पर आपको मिलने वाला है नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो क्लास कैसे देख पाओगे। लाइक, शेयर और कमेंट करना आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अच्छा लगा है लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी, क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं। हालांकि ये पेन वगैरह मुझसे इतना अच्छे से नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मेरा नया है। मैं बोर्ड पर पढ़ाता था, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था, अभी ये